नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी साहित्य का भाषा खंड अति अंकदायी है। इसलिए अपनी यह कोशिश रही है कि भाषा विज्ञान या भाषा खंड से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सब की चर्चा की जाए। इसी क्रम में आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना या मानक हिंदी की रूपगत संरचना या मानक हिंदी की रूपगत त्रुटियां। दोस्तों, कोई भी बोली 4 कारणों से भाषा बनती है। यदि बोली का धार्मिक सांस्कृतिक प्रसार हो, यदि वह बोली साहित्यिक प्रसार से जुड़ जाए तो भाषा बन जाती है, यदि उस बोली का व्याकरण विकसित हो, और चौथा कारण यदि वह बोली राजकाज या प्रशासनिक प्रयोजन से जुड़ जाए तो भाषा बन जाती है। अर्थात बोली को भाषा बनाने वाले कारकों में व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्याकरण किसी भी भाषा को परिपक्व रूप देता है। कोई भी बोली जब विकसित होकर प्रसारित होकर एक प्रौढ़ रूप या एक परिनिष्ठित रूप प्राप्त करती है तो समझिए उसके प्रौढ़ और परिपक्व रूप में कहीं न कहीं व्याकरण का योगदान है। दोस्तों, व्याकरण कुछ और नहीं, भाषा की क्रमागत व्यवस्था का नाम है। शब्दों की क्रमागत व्यवस्था को ही व्याकरण कहते हैं। आप कह सकते हैं वही वाक्य भी, हाँ बिल्कुल, वाक्य कुछ और नहीं, व्याकरणबद्ध शब्दों की क्रमागत व्यवस्था है। कैसे? मैं घर जाता हूं, मैं कर्ता, घर कर्म, जाना क्रिया, हूं सहायक क्रिया। इसका एक मतलब और है दोस्तों कि वाक्य से गद्य बनता है। गद्य भाषा का प्रौढ़ या परिपक्व विधा है। कह सकते हैं कि साहित्य में गद्य विधा ही प्रौढ़ विधा है। इसलिए आप देखेंगे हिंदी साहित्य के आरंभ में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये पद्य विधाएं, लेकिन आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल जी गद्य काल नाम देते हैं। और याद रखिए, यह वही आधुनिक काल था जब आचार्य कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के व्याकरणिक योगदानों से, व्याकरण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों से हिंदी का व्याकरण समृद्ध हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कई कार्य किए। तो एक मतलब और है, व्याकरण से बोली विकसित होकर भाषा बनती है। भाषा का प्रौढ़ या परिपक्व रूप व्याकरण से ही विकसित होता है। व्याकरण से ही गद्य विकसित होता है, अर्थात व्याकरण के आने से भाषा का गद्य स्वरूप विकसित होता है। और तभी आचार्य शुक्ल जी ने एक बात कही थी, कहा था कि गद्य साहित्य की कसौटी है। बोलिए मेरे साथ, गद्य साहित्य की कसौटी है और गद्य की कसौटी है निबंध। यानी साहित्य अपने व्याकरण से जुड़कर, भाषा अपने व्याकरण से जुड़कर गद्यात्मक रूप लेता है। इसलिए व्याकरण किसी भी बोली को प्रौढ़, परिपक्व और परिमार्जित रूप देता है। मतलब बोली से भाषा के बनने में व्याकरण का जितना योगदान है, तो जाहिर सी बात है कि व्याकरण में कई प्रकार की कमियां भी हो सकती हैं। व्याकरण विवाद के घेरे में भी हो सकता है। दोस्तों, हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाएं, ऐसे तो और भी कई उपभाषाएं हैं, लेकिन 5 प्रमुख उपभाषाएं हैं। बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इन 5 भाषाओं की ही बोलियां मिलकर हिंदी को एक समुदाय रूप देती हैं। बिहारी हिंदी की बोलियों को देखें तो भोजपुरी, मगही, मैथिली। पूर्वी हिंदी की बोलियों को देखें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बोलियों को देखें
ब्रज, बुंदेली, कनौजी, खड़ी बोली, हरियाणी। ऐसे ही राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां, उत्तरी राजस्थानी जिसे आप मेवाती कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसे आप ढूंढानी कहते हैं या जयपुरी, पश्चिमी राजस्थानी जिसे जोधपुरी या मारवाड़ी कह लें आप, और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी। ऐसे ही पहाड़ी हिंदी की भी बोलियां हैं, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी जिसे हिमाचली कांगड़ी कह लें आप, कश्मीरी, मध्यवर्ती पहाड़ी जिसे कुमायूनी गढ़वाली कह लें, और पूर्वी पहाड़ी जिसे आप नेपाली गोरखाली कह लें। हिंदी की ये सभी बोलियां मिलकर के हिंदी भाषा समुदाय को समृद्ध करती हैं। हम लोग टॉपिक देख रहे हैं मानक हिंदी की व्याकरणगत संरचना। मानक हिंदी क्या व्याकरणिक रूप, मानक हिंदी की रूपगत संरचना। दोस्तों, अभी हमने देखा कि व्याकरण से भाषा का क्रम विकसित होता है, उसका गद्य रूप, उसका परिपक्व रूप। व्याकरण शब्दों की क्रमागत व्यवस्था है, इसलिए व्याकरण भाषा का रूप है। कोई भी वाक्य बनाइए, राम पुस्तक पढ़ता है, आप कभी भी वाक्य ऐसे नहीं बना सकते, है पुस्तक पढ़ता राम, इसे वाक्य नहीं कहेंगे। याद रखिए, ये कविता का रूप है, पद है पुस्तक पढ़ता राम, फिर फरमाता वह आराम। आप देखेंगे इसमें लय तुक है, इसलिए आप इसमें अपनी मर्जी से क्रिया को कहीं रख लेते हैं, कर्ता को कहीं रख लेते हैं, किंतु जब वाक्य बनाते हैं तो राम पहले कर्ता, फिर पुस्तक कर्म, फिर पढ़ता है क्रिया, और तब है सहायक क्रिया। इसीलिए व्याकरण शब्दों का क्रम है, शब्दों की क्रमागत व्यवस्था ही व्याकरण है, वही वाक्य है। इस क्रमागत व्यवस्था से ही भाषा का रूप विकसित होता है। दैट्स वाई व्याकरण इज द भाषा का रूप। बात समझ में आ रही है? व्याकरण को ही भाषा का रूप। तो जब आपसे पूछा जाए मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, तो आंखें बंद करके जरा सोचिए कि मानकता है क्या। बोलिए मेरे साथ, मानकता एक संकल्पना है जो भाषा में एक रूपता और सर्वमान्यता विकसित करती है। मानकता क्या है? एक संकल्पना जो भाषा में एक रूपता लाए और सर्वमान्यता। एक रूप। क्या हिंदी भाषा मानक है? दोस्तों, इसकी ध्वनियां भी मानक नहीं है। क्यों? जिस भाषा में विविधता होगी, अनेक रूपता होगी, वह मानक नहीं होगी, क्योंकि मानकता का अर्थ विविधता की जगह एक रूपता और अनेक रूपता की जगह सर्वमान्यता। एक रूप। ना तो हिंदी भाषा की ध्वनियां मानक हैं, कोई य बोलता है, कोई ज, कोई न बोलता है, कोई न। कोई कहता पानी दे दे भाई, कोई कहता पानी दीजिए, कोई कहता वो रावण, कोई कहता रावण, कोई कहता जाना है, कोई कहता जाना है, कोई कहता यजमान, कोई कहता जजमान, कोई कहता हल, कोई कहता हर। ना तो इसकी ध्वनियां मानक हैं, ना इसके शब्द मानक हैं। शब्दों में भी अनेक रूपता है, ये भी टॉपिक है, देखेंगे हम लोग मानक हिंदी की शब्द संरचना। कोई कहता सिर, कोई कहता मस्तक, कोई कहता माथा, कोई कहता कपार, कोई कहता हेड, कोई कहता महमंड। दोस्तों, इसका अर्थ है कि हिंदी भाषा न तो ध्वनि के स्तर पर मानक है, न शब्दों के स्तर पर मानक है, और न ही लिपि के स्तर पर। लेखन भी अलग अलग है। कोई शिरोरेखा ऊपर लगाता है, कोई नहीं लगाता है। कोई वर्ण को आधा करने के लिए पाई हटाता है, म में से पाई हटा दीजिए, आधा म, तो कोई हलंत लगाता है। और ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा का व्याकरण भी मानक नहीं है। कैसे? कोई उत्तम पुरुष के लिए मैं का प्रयोग करता, मैं घर जाता हूं, तो आप देखेंगे कि पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी में हम घर जाते हैं, कोई मैं, कोई हम। जरा समझिए, कहीं कर्ता के लिए ने चिन्ह है तो कहीं नहीं है। पश्चिमी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में कर्ता के लिए ने चिन्ह है, राम ने कहा, मैंने कहा। लेकिन पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी में नहीं है। हम कह रहे हैं, तुम कहे थे,
वह कहा था, ने चिन्ह नहीं। ऐसे ही कहीं संज्ञा का एक सामान्य रूप है। आप पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में चले जाएं, ग्लास देना, पानी देना, पुस्तक देना, किताब देना, ओ भाई रमेश इधर सुनना, मास्टर जी आ गए। लेकिन अगर आप पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी में देखें तो संज्ञा के कई रूप हैं, 3-3 रूप हैं, 2-2 रूप हैं, सामान्य, दीर्घ, दीर्घतर। गिलास देना, गिलसवा देना, पानी देना, पनिया देना, मास्टर आया, मास्टरवा नहीं आया, किताब देना गुरु, किताबिया देना भाई। इतना ही नहीं, विशेषण के स्तर पर भी कहीं विशेषण विकारी है। छोटा छोटी, छोटे बड़ा बड़ी बड़े, तो पूर्वी हिंदी में छोट लइकवा, छोट लइकिया अविकारी है, नहीं बदलता। बड़ लइकवा, बड़ लइकिया। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें आप देखेंगे कि व्याकरण के अलग अलग रूप हैं। इसलिए पहली बात कि हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना मानक नहीं है, और दूसरी बात कि व्याकरण के रूपों में कई त्रुटियां हैं, कई रूपगत त्रुटियां हैं। कैसे? हिंदी भाषा की लिंग संरचना सबसे जटिल है। क्यों? दोस्तों, बहुत सी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनके नर और मादा दोनों रूप हैं, लेकिन फिर भी उनको हम या तो स्त्रीलिंग की तरह बोलते हैं या पुल्लिंग की तरह बोलते हैं। कौआ का मादा रूप भी है, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं कौआ उड़ता है। कोयल का नर रूप भी है, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं कोयल उड़ती है। ऐसे ही गिलहरी का नर रूप भी है, फिर भी हम लोग कहते हैं गिलहरी पेड़ पर चढ़ती है। दोस्तों, मानक हिंदी की कारकीय संरचना भी इसी प्रकार अनेक रूपता और त्रुटियों का शिकार है। कोई कर्ता के लिए ने चिन्ह लगाता है, कोई नहीं लगाता है। वाक्यों में कर्म कारक का को चिन्ह अक्सर लुप्त हो जाता है। कैसे? वाक्य होना चाहिए मैं रोटी को खाता हूं, लेकिन को चिन्ह लुप्त है, मैं रोटी खाता हूं, है ना। मैं सिनेमा देखता हूं, जबकि सिनेमा को देखता हूं। लड़की कपड़े को धोती है, लेकिन को चिन्ह लुप्त है, लड़की कपड़े धोती है। दोस्तों, कारक में आप देखें तो कर्ण का भी से चिन्ह है और अपादान का भी से चिन्ह है। बहुत प्रयास के द्वारा आपको अर्थ निकालना पड़ता है कि कहां कर्ण के लिए से है, कहां अपादान के लिए से है। आपको यह जानना पड़ेगा कि कर्ण का से चिन्ह माध्यम या द्वारा का अर्थ देता है, जबकि अपादान का से चिन्ह दुराव या अलगाव का अर्थ देता है। आप देखिएगा, अधिकरण कारक के जो चिन्ह है में, पै, पर, इसमें भी अनेक रूपताएं हैं, त्रुटियां हैं। कोई पै को पे कहता है, कोई पर को ऊपर भी कहता है। घर के ऊपर है, कोई कहता है घर पर है। छत के ऊपर है, छत पर है। टेबल के ऊपर है, टेबल पर है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वचन व्यवस्था को लेकर के भी मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना अनेकता और त्रुटियों का शिकार है। कई ऐसी संज्ञाएं हैं जो बहुसंख्या में है, फिर भी उनको एक वचन में रखते हैं। कोयला देखा जाए तो कई टुकड़े हैं, लेकिन फिर भी बाजार में कोयला सस्ता है, बाजार में कोयले सस्ते हैं नहीं। आप पानी, दूध, तेल, इनकी चाहे जितनी भी मात्रा लेके आए, जो भी आप इनका परिमाण लेके आए, फिर भी इन्हें एक वचन में रखते हैं। पानी अच्छा है, चाय अच्छी है। 2000 लीटर दूध, समझिए, हजारों गैलन पानी, यानी इनके वचन बहुवचन नहीं हो सकते। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर हाल में बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, चाहे वो एक ही व्यक्ति के लिए क्यों ना हो। कैसे? मूछें। एक व्यक्ति हस्ताक्षर करे तो उसे कहना पड़ेगा मैंने हस्ताक्षर किए। यदि एक व्यक्ति दर्शन दे तो कहना पड़ेगा आपके दर्शन हुए। हाँ,
आंसू की चाहे जितनी भी बूंदें टपकें, एक ही बूंद क्यों न हो, आपको कहना पड़ेगा आंखों से आंसू टपक रहे हैं, होश उड़ गए। तो दोस्तों प्राण निकल गए, चाहे कहीं व्यक्ति का प्राण हो, प्राण निकल गए। तो मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना ना तो एक रूपता से जुड़ी हुई है, अर्थात इसमें अनेक रूपताएं हैं, और दूसरी तरफ इसमें रूपगत त्रुटियां हैं। कई स्तरों पर, कई क्षेत्रों में हिंदी का व्याकरण चुनौतीपूर्ण भी है। खास करके हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है, इस वजह से लिंग संरचना की विविधता है, वचन व्यवस्था। आप देखेंगे कि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 रूप थे, लेकिन हिंदी में द्विवचन समाप्त हो गया और उसकी जगह संख्यात्मक प्रयोग आया। अब वहां भी अनेक रूपता आप देखेंगे। कैसे? कोई कहता 2 लड़के आ रहे हैं, कोई कहता है 2 लड़के आ रहे हैं, कोई 2 कहता है, और इतना ही नहीं, कोई जोड़ी का भी इस्तेमाल करता है। 2 बैल, कुछ लोग कहते हैं बैलों की जोड़ी। इसका अर्थ है, यदि आप देखें तो संज्ञाओं के स्तर पर भी यही समस्या है। बहुत सी संज्ञाओं को पुल्लिंग में रखा गया या स्त्रीलिंग में, लेकिन वहां अपवाद भी है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में रखे गए, लेकिन ब्रह्मपुत्र को पुल्लिंग में रखा गया। धातुओं के नाम पुल्लिंग में रखे गए, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना एक तरफ अनेक रूपताओं से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ इसमें कई त्रुटियां हैं रूपगत। इतना ही नहीं, पूर्वकालिक क्रिया के रूप अगर आप देखें तो वहां भी समस्या है। कोई कहता मैं पढ़ कर सोता हूं, तो कोई कर का इस्तेमाल, कोई कहता मैं पढ़ के सोता हूं। और इतना ही नहीं, कोई कहता है खाई के, यानी कि ई प्रत्यय भी लग गया, खाई के पान बनारस वाला। तो इसका अर्थ हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। व्याकरण के रूप अलग अलग बोलियों में विविधताओं से ग्रसित हैं, इसलिए हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना अनेक रूपता से ग्रसित है और प्रयोग के स्तर पर व्याकरण रूपगत त्रुटियों का शिकार है। इसके मानकीकरण के कई प्रयास किए गए। कामता प्रसाद गुरु किशोरी दास वाजपेयी का सहयोग लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मानक हिंदी व्याकरण बनाने की कोशिश की। कई रूपों को उन्होंने निर्धारित करने की कोशिश की। सरस्वती पत्रिका का मुख्य संपादक बनकर न केवल उन्होंने गद्य का विकास किया, न केवल अनुवाद का विकास किया, बल्कि खड़ी बोली के व्याकरण को भी मानक बनाने की कोशिश की। किंतु हिंदी का प्रयोक्ता वर्ग अपनी मर्जी का मालिक है। और यह भी याद रखिए कि हिंदी पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। सरकारें हमेशा छूट देती हैं, जिसकी जैसी इच्छा वैसा प्रयोग करो। इसलिए कोई कहता है सर्वनामों के प्रयोग को देखें, कोई कहता तुमको, कोई कहता तेरे को, कोई कहता तुझको, कोई कहता है तुझे। बिल्कुल, कोई कहता मुझे, कोई कहता मेरे को, कोई कहता हमको, कोई कहता मुझे जानना है, कोई कहता मैंने जाना है, कोई कहता मेरे को जाना है। और इसलिए हिंदी भाषा व्याकरण के स्तर पर भी अनेक रूपताओं से जूझ रही है। हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना में एक रूपता नहीं। तो मैं क्या उम्मीद करूं कि कुछ बातें समझ में आई। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।